हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैंने क्लास नहीं लिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर से एक नए शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक है, एक नया चैप्टर का शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं क्षार। यानी कि ये रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर का नाम है, अध्याय 2 है, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी कि इन तीनों चीज़ के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। क्या होता है अम्ल, क्या होता है भस्म, क्या होता है लवण। एकदम प्रयोग के द्वारा एकदम समझेंगे, सीधे दिमाग में घुसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जानते हैं अम्ल के बारे में। सबसे पहले क्या है? अम्ल है। और ये सब चीज़ आपको जो है आराम से समझ में आएगा और एकदम देहाती भाषा में। यानी कि आप जो है घर के एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं ये सब चीज़ों को। जैसे अम्ल है, अम्ल जो है ये जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, इसका गुण समझ लीजिए। ये स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। तो सर क्या जितना भी चीज़ खट्टा लगता है खाने में सभी अम्ल है? जरूर। जो भी चीज़ आपको खट्टा लग रहा है खाने में वो सब अम्ल है। समझ में आ गया आप लोगों को? अम्ल किसको बोलेंगे? जो स्वाद में खट्टा हो, ये अम्ल का गुण है। नींबू क्या अम्ल है सर? नींबू बिल्कुल अम्ल है, नींबू अम्ल ही है। और भी कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो कि आपको खट्टा लग रहा है तो वो सब अम्ल है। दही भी तो सर कभी कभी खट्टा लगता है, दही ये तो खट्टा लगता है, तो क्या अम्ल है? हाँ, दही भी एक अम्ल है। और दही में कौन सा अम्ल है उसके बारे में भी जानेंगे, समझे? मतलब हर एक पदार्थ में जिसमें अम्ल है उसका नाम अलग अलग है कि कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे दही के लिए बोले तो उसका एक अम्ल होता है दही में जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है? लैक्टिक अम्ल। हर चीज़ का अलग अलग होता है। अंगूर भी खट्टा लगता है सर, अंगूर में भी अम्ल होता है। सेब तो हल्का खट्टा लगता है सर, उसमें भी होता है, सेब में भी अम्ल होता है। तो मतलब हर चीज़ में जो पदार्थ है जिसमें अम्ल है और उसका जो कौन सा अम्ल है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा नंबर, धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा? पहला ये है अम्ल स्वाद में खट्टा। दूसरा, धातु से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। समझिएगा। यानी कि पहला नंबर तो अम्ल किसको बोलेंगे? जो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। स्वाद में खट्टा होगा उसको बोलेंगे अम्ल। दूसरा बोलेंगे धातु से अभिक्रिया कर। धातु क्या होता है सर? धातु नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। धातु उसको बोलते हैं, जैसे लोहा हो गया आपका धातु है, सोना चांदी ये सब धातु है। क्या है? धातु है। धातु और धातु चैप्टर भी इसके बाद, जस्ट इसके बाद तीसरा चैप्टर जो है धातु और धातु है, उसमें जानेंगे क्या होता है धातु का क्या क्या गुण होता है, सब जानेंगे। लेकिन इसमें हमको धातु नहीं पढ़ना है, अम्ल और भस्म पढ़ना है। अगर धातु बोलेंगे तो आपको सीधा रूप में याद रखना है, लोहा धातु है, मतलब लोहा सोना चांदी सब धातु है। ऐसा चीज़ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। आप लोगों को इस तरह याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो धातु से अभिक्रिया करके, इनकी लोहे मान लीजिए, लोहा मान लिए, लोहा से अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। याद रहेगा? ये क्या करेगा? धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। समझिए, अम्ल किसको बोलेंगे? जो स्वाद में खट्टा होगा, जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल का जो इंग्लिश नाम है एसिड है। क्या नाम है? एसिड। ये नाम है एसिड और ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है? अम्ल जो है नाम है एसिड और ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। सर लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या होता है लैटिन भाषा? समझिए, संस्कृत में कोई चीज़ है, उसको हिंदी में क्या जाता है? तो संस्कृत में उसका कुछ और नाम होता है, हिंदी में आने के बाद उसका कुछ और नाम होता है। जो चीज़ आप उर्दू में आप पढ़ रहे हैं तो उर्दू में जो चीज़ है वो चीज़ अगर हिंदी में लाएंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो अम्ल जो है एसिड है, हम यहाँ हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं? एसिड। हकीकत में ये जो अम्ल है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका नाम लैटिन में इसको बोलता है एसिडस। एसिडस यानी कि एसिडस बोला जाता है लैटिन भाषा में। इसको क्या बोला जाता है? एसिडस। समझ में आया? अम्ल
का इंग्लिश क्या नाम है? एसिड। क्या नाम है? अम्ल का इंग्लिश नाम एसिड। अम्ल का इंग्लिश नाम एसिड। और ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। तो लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? एसिडस। क्या कहा जाता है? एसिडस। सर एसिडस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों एसिडस का सीधा मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। एसिडस का मतलब लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? उसको खट्टा। या समझ में आया? अम्ल का इंग्लिश नाम क्या है? एसिड। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। एसिड किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एसिड को क्या बोलते हैं? एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा। समझ में आया? इसका मतलब सर यही कि जो हम पढ़ रहे हैं अम्ल, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में इसको एसिडस कहा जाता है, जिसका मतलब है खट्टा होता है। इसीलिए तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। समझ में आया? अम्ल जो लिया गया जिस भाषा से, उसमें जो नाम है एसिडस, उसका मतलब है खट्टा होता है। और यहाँ पर इसीलिए अम्ल क्या होता है? कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। अब जो है भस्म के बारे में पढ़ेंगे। ये अम्ल हो गया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? भस्म के बारे में। अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आंखें अभी देखते रहिएगा, अभी बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। अब जो पढ़ेंगे भस्म के बारे में। भस्म क्या होता है? कैसा लगता है भस्म खाने में? एक बार खा के देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है टॉपिक हमारा? भस्म। ये स्वाद में कैसा रहेगा? स्वाद में कड़वा। कैसा होगा? कड़वा होता है। कड़वा क्या होता है सर? कड़वा। अगर ये भी नहीं जानता है तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है? अगर कोई आदमी अगर की क्लास में पूछता है कि सर कड़वा का मतलब क्या होता है, तो फिर क्या फायदा है पढ़ने से? कड़वा। तो भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा। नीम पिए? नीम को देखें, नीम को खा के देखिएगा, नीम का पत्ता कैसा होता है? कड़वा। चिरौतो, ये सब क्या होता है? कड़वा होता है। तो भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। और ये जो है पहला ये कड़वा होता है। दूसरा, अम्ल को उदासीन कर, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। यानी कि अम्ल को क्या करेगा? उदासीन कर देगा। अम्ल को उदासीन, उदासीन मतलब समझते हैं ना? खट्टा खाने में ना कड़वा खाने में किसी तरह का लगवे नहीं करेगा, सीधा उदासीन। क्या लगेगा? उदासीन। यानी कि ना कड़वा नहीं खट्टा, ये कैसा लगेगा? उदासीन लगेगा। स्वाद में कड़वा लगेगा खाने में भस्म, अम्ल लगेगा खट्टा, भस्म लगेगा कड़वा। लेकिन जब भस्म अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद ये हो जाता है उदासीन। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और आगे देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल तथा भस्म का आयनिक विवरण, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। अपघट्य क्या होता है ये सर? विद्युत अपघट्य देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो विद्युत धारा का संचालन करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिससे होकर के विद्युत धारा करंट अगर पास कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। यानी कि इससे करंट जाएगा नहीं जाएगा। तो अम्ल और भस्म तथा लवण के क्षारीय विलयन क्या करता है? इसका विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का संचालन करता है, जिन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि अम्ल हो गया, भस्म हो गया, लवण हो गया। जलीय विलयन समझते हैं? लवण का मतलब नहीं समझा है? लवण मतलब होता है, जैसे लवण के बोलेगा ना लवण के बारे में तो उसको बता देना है नमक। नमक क्या होता है? साल्ट। यानी कि नमक कैसा है? लवण है। क्या? लवण। यानी कि नमक जो है लवण है। और ये जो है कहते हैं ना कि अगर अपना कैरेक्टर रखना है तो नमक की तरह रखिए। कैसा रखना है? नमक की तरह। ना आपके बिना वो रह सकता है और ना वो आपका ज़्यादा उपयोग कर सकता है। बनना है तो नमक की तरह बनिए कि ना मेरे बिना तुम रहेगा और ना मेरा ज़्यादा तुम उपयोग कर पाएगा, पचबे नहीं करेगा, करिए नहीं पाएगा। समझे? ऐसा खुद को बनाइए कि ज़्यादा लोग यूज भी नहीं कर सके आपको
और आपके बिना रह भी नहीं सके बीच में, कि छोड़ तो नहीं सकता है तुम। तो लवण बोलेगा तो क्या बोलना है? नमक को। लवण बोलेगा तो क्या? लवण। लवण बोलेगा तो नमक को। यहाँ पर हो जाएगा विद्युत अपघट्य। देखो आम्ल, आम्ल हो गया, और भस्म तथा लवण का जलीय विलयन। कैसा? जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन, विद्युत धारा का संचालन करती है, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आया? इनकी आम्ल हो गया, भस्म हो गया और लवण हो गया। आम्ल, भस्म, लवण तीनों का जो जल में घोलेंगे ना, जल में घोलेंगे ना, जलीय विलयन जो होगा इसका, जल में घोलने पर जो विलयन बनेगा, विलयन मतलब घोल, विलयन मतलब घोल, जलीय विलयन होगा ना, ये क्या करेगा? विद्युत धारा को जोड़ने देगा। हम कह रहे हैं इनको ऐसे बोलते, पानी में नमक को घोलिएगा, एक और क्या कीजिएगा, पानी में बाल्टी ले लीजिएगा, कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसमें पानी डाल के नमक को घोल दीजिएगा। एक बगल क्या करना है, एगो बोर्ड में तार लगा देना है और एगो बाल्टी में लगा देना है, और दूसरे उंगली से देखना है कि गर्म हुआ है कि नहीं पानी। समझे? ये आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि कुछ गाना बैठ जाएगा। जानवे करते हैं। तो ये जो है कि क्या करेगा कि हम पानी, बाल्टी जो था नमक का पानी वाला बाल्टी, घोल, नमक पानी का घोल जो था विलयन, वो विलयन में एक बगल हम अगर तार को डाले हैं, दूसरे बगल देख रहे हैं हम करंट आ जाता है, हमको करंट लगेगा। अगर हम दूसरे तार इधर इस साइड में डालें बाल्टी में, लेकिन फिर भी पानी में क्या होगा? करंट आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब यही हुआ कि पानी में जो है नमक घोलने के बाद पानी में करंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो इन सूखा नमक में इधर तार भिड़ा दीजिएगा और इधर उंगली डालिएगा, होगा? नहीं होगा, सूखा नमक नहीं करेगा। लेकिन उसका जब विलयन बन जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा, तब क्या करेगा? विद्युत धारा का संचालन करेगा। और जब विद्युत धारा का संचालन करता है कोई, तो इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। अब बोलेगा विद्युत अनअपघट्य, यहीं से देखिए थोड़ा सा बदल देगा, अनअपघट्य। तो क्या लिखना है? वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत, वैसे पदार्थ या यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करती है, उसका क्या बोलेंगे? विद्युत अनअपघट्य बोलेंगे। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन, जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करती है, उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। अनअपघट्य कहते हैं। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करती है, उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करती है, उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जल में डालने के बाद जो है, जल में डालने के बाद क्या होगा? इसका जलीय विलयन करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? विद्युत अनअपघट्य। क्या बोलेंगे? विद्युत अनअपघट्य। ये हो गया। अब दूसरा चीज जो हम जानने वाले हैं आयनन के बारे में। क्या जानेंगे? आयनन। दूसरा जो हमारा है आयनन है। क्या है? आयनन। क्या होता है आयनन?
जल द्वारा विद्युत अपघट्य के आयनों में विघटन होने की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम समझाएंगे। जल के द्वारा जल के द्वारा विद्युत अपघट्य समझ में आया। विद्युत अपघट्य जो जल का मतलब कि विद्युत अपघट्य उसको बोलेंगे जो जलीय विलयन का संचालन करेगा। विद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे? जो जल में करंट को फॉलो करेगा, इसमें विद्युत धारा का संचालन होगा। क्योंकि जल में जो है करंट चला जाएगा, तो जो वाला घोल है, ऐसा घोल जिसमें विद्युत धारा जा रहा है कि आयनों में भी विघटन होने की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। समझिएगा, जब जल में कोई पदार्थ घोलते हैं तो उस पदार्थ में जब हम विद्युत धारा देते हैं तो उस पदार्थ का जो है यौगिक आयन में टूट जाते हैं। कोई घोल है, घोल में जब हम कोई दूसरा पदार्थ मतलब कि करंट देंगे तो उस घोल में जो पदार्थ था वो पदार्थ आयन में टूट जाएंगे। आयन का मतलब होता है धन आयन और ऋण आयन। जैसे नमक को अगर हम पानी में घोलेंगे, नमक का सूत्र होता है NaCl। जब नमक को पानी में घोलेंगे तो Na पर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पे माइनस चार्ज आएगा। ये दोनों टूट करके अलग हो जाएगा। समझ में आया आपको? यानी कि जब कोई यौगिक है, नमक का सूत्र है NaCl, याद रखिएगा। जिसको सोडियम, Na को कहते हैं सोडियम, Cl को क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र है। और इसको जब हम पानी में घोलते हैं नमक को, ये नमक है, क्या है कि नमक है। जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये टूट जाएगा। इसी टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आयनन। मतलब आयन, ये धन आयन बन गया, ये धन आयन प्लस वाला धन आयन, माइनस वाला ऋण आयन, ये धन आयन और ऋण आयन बन गया। तो इस धन आयन और ऋण आयन के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? आयनन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनन। जल द्वारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, जल द्वारा विद्युत अपघट्य के आयनों में विघटन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। अब देखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। उसने बोला कि चलिए हम तो समझ लिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन हम भी कुछ बताना चाहते हैं कि अम्ल किसको कहेंगे। बोला आप भी बता लीजिए। उसने भी कुछ नियम दिया था जो कि हम अगले क्लास में इसको जानेंगे कि आरहेनियस ने अम्ल को क्या बताया था, किसको अम्ल कहेंगे, भस्म किसको कहेंगे, ये आरहेनियस ने बताया था। यहाँ तक आपके लिए बहुत ही आसान रहा, लेकिन इससे आगे भी आसान ही रहेगा। आरहेनियस एक वैज्ञानिक आएगा जो बताएगा कि अम्ल किसको कहेंगे और भस्म किसको कहेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, अगली क्लास में और जानेंगे।